मेरे प्यारे बच्चों, मैं रवि कुमार और आज आप लोग को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आपको हम बताएंगे कि उसका एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हर टेंस पर आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर यदि कोई एक्टिव का सेंटेंस दे दिया गया हो तो उसे आप पैसिव में किस तरीके से बदल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबके लिए काफ़ी प्रयत्न कर रहा हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन की जो घंटी है उस बेल आइकन की घंटी को भी ना बजाना भूलें, ताकि आपके आने वाले अपलोडेड वीडियो आपके सामने पहुंचते रहे और आप उसका आनंद उठाते रहें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर मैं बातें करूंगा। आइए मेरे बच्चों, हमने आपको लिखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी टेंस का यदि एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो सबसे पहले आपको यह देख लेना होगा कि क्या आप उस टेंस को पहचान पा रहे हैं या आप उस टेंस को नहीं पहचान पा रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम इसे पहचानते हैं, इसके आइडेंटिफाई की बात करते हैं। ठीक है ना। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान। जैसे कहा जाए रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है। यदि क्रिया के अंत में दिया गया हो तो उसे हम लोग क्या समझते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। जैसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, स्ट्रक्चर की बात, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं बेटा, सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, वाज या वर्क की बात करते हैं। उसके बाद हम एम बी फॉर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और उसके बाद हम इफ या एनी की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सब्जेक्ट, वाज, वर, उसके बाद एम बी फॉर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद इफ या एनी का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। कौन से वॉइस कहते हैं बेटा, एक्टिव वॉइस। क्यों एक्टिव वॉइस कहते हैं, क्योंकि इस वाक्य के अंतर्गत आपका जो सब्जेक्ट है वह कोई ना कोई काम कर रहा है। कैसे काम, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझे इसे। जैसे मैंने लिखा कि आई वाज राइटिंग और नोवेल, राइटिंग और नोवेल। इस सेंटेंस को जरा आप पढ़िए। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप देख रहे हैं कि ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका मेन वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट आई है, यह आई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। सवाल यह है कि आपका जो आई है इस सेंटेंस में किस तरीके का काम कर रहा है। तो ये लिखने का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो जो लिखने का काम करता है उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है ना। तो डूअर ऑफ द एक्शन का मतलब हुआ काम करने वाला। तो आई इसमें किस तरीके का काम कर रहा है, पत्र लिखने का काम कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहेंगे। माने जिस सेंटेंस के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट कोई काम करते हुए नजर आता है तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का माना जाता है। जैसे आप देख लीजिए, इस सेंटेंस में आई जो है आपका सब्जेक्ट और इसमें वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, इसलिए आई को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। और ये पूरे जो सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यदि कोई एक्टिव का सेंटेंस दे दिया गया हो और उसे पैसिव में बदलना हो तो उसे पैसिव में हम किस तरीके से बदल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट पर जाते हैं। ठीक है। इसका पैसिव रूल आप लिख लीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप वाच, उसके बाद वर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद आप MB3 लगा देते हैं और उसके बाद 22 सब्जेक्ट लगाकर इफ या एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर, उसके बाद आप बीइंग लगा दें, MB3, 22 सब्जेक्ट, इफ या एनी। आइए मेरे बच्चों, इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है,
अनोवेल है। क्या है? अनोवेल। ठीक है। अब देखिए कि अनोवेल के अनुसार आप वाज लगाते हैं कि वर लगाते हैं। तो अनोवेल के अनुसार आप वाज लगा देते हैं। उसके बाद बीइंग है तो यहाँ पर बीइंग लिख देंगे बेटा। राइटिंग चूंकि ये MV4 में दिया गया है, लेकिन यह कह रहा है कि मुझे MV3 चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिटेल लिखेंगे। और उसके बाद बाई लगाकर आई नॉमिनेटिव में है तो ये क्या हो जाएगा? मी। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका एक्शन हो रहा है बेटा, वह रिसीवर ऑफ द एक्शन हो रहा है। रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्यों इसे रिसीवर ऑफ द एक्शन कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका जो काम है वह किसी दूसरे के द्वारा संपन्न हो रहा है। जैसे पहले सेंटेंस का मतलब क्या है कि आई वॉज राइटिंग अ नोवेल, मैं एक नोवेल लिख रहा था। लेकिन दूसरे सेंटेंस का क्या मतलब है कि एक नोवेल मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। तो दूसरा जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन हो रहा है। और जब रिसीवर ऑफ द एक्शन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी एकदम। तो आप प्लीज़ टेक ए रिव्यू। उसके बाद मैं आप सबको बताता हूँ कि इस पर आधारित आपकी जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन वाइज प्रश्न पूछे जाने लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका एक रिव्यू ले लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यू आर राइटिंग अ नोवेल। ठीक है। ये आपका सेंटेंस है। ऑप्शन ए दे दिया गया है, ए नोवेल वाज बीइंग रिटेन बाय यू। ऑप्शन बी जो है दिया है, अ नोवेल was being written by you। और ऑप्शन जो सी है वह दे दिया गया है आपको NOL। इसमें आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन तीनों ऑप्शन से आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन सी सही है। ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका मेन और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। किसी भी एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले हम उसके ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। तो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? और नोवेल है। और नोवेल के अनुसार हम क्या करते हैं? वाज लगाते हैं। उसके बाद ये बीइंग रिटेन बाय यू, ऑप्शन ए सही है। लेकिन सवाल यह है कि ऑप्शन जो बी है या ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही क्यों नहीं? क्योंकि और नोवेल जो है यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके अनुसार हम वाज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने क्या कर दिया? वर का प्रयोग कर दिया, इसलिए ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और तीसरा जो ऑप्शन है वह नॉन का है, ये तो हो ही नहीं सकता। नॉन वहाँ पर हम लगाते हैं जहाँ पर कोई ऑप्शन ना दिया गया हो। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया है, तो आपका बी ऑप्शन नहीं हो सकता। और आपका जो सी ऑप्शन है जिसमें ये नॉन दिया गया है, तो यह आपका सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब इसकी बात करते हैं हम नेगेटिव की। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज, वर प्लस नॉट, MV4, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद इफ या एनी की बात करते हैं। ठीक है।
आप इसको देखिए, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वाच, वर, नॉट, MB4, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इफ या एनी। जैसे मैंने कहा कि आई वाच नॉट राइटिंग और नोवेल, ठीक है। ये सेंटेंस कैसा है नेचर में, तो आपका ये नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं MB4, इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। जब ये एक्टिव का सेंटेंस है और जब इसे आप पैसिव में बदलेंगे, कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को बदला, उसी तरीके से इसको भी हम बदल सकते हैं, लेकिन इसमें हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका रूल क्या होगा, पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस वाच या वर प्लस नॉट प्लस बी प्लस MB3 प्लस बाई सब्जेक्ट, उसके बाद इफ या एनी का प्रयोग हम लोग करते हैं। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन है बाबू, ऑन नोवेल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑन नोवेल। ऑन नोवेल के अनुसार आप वाच का प्रयोग करेंगे कि वर का प्रयोग करेंगे, तो ऑन नोवेल के अनुसार वाच, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद रिटेन, बाई लगाकर, यहाँ आई जो दिया गया है आपका नॉमिनेटिव केस में दिया गया है, यहाँ जो होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा। मैं आशा करता हूँ बाबू कि आपको जो है काफ़ी पसंद आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब इस पर आधारित आपकी जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर भी हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। प्लीज़ टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। You were not writing a novel, ये रहा आपका सेंटेंस। ऑप्शन ए में दे देगा, या नोवेल was not being written by you, आपका ऑप्शन बी दे देगा, और नोवेल was not being written by you, और ऑप्शन सी दे देगा NONE, जिसको हम लोग नॉन करते हैं। एक सेंटेंस दे दिया गया है, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका मेन वर्ब, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। इसमें आपको बताना है, और ये आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका जो है गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। क्यों सही? क्योंकि इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है ऑन नोवेल है, यहाँ ऑन नोवेल लिख दिया गया। ऑन नोवेल के अनुसार हम क्या करते हैं कि वाच का प्रयोग हम करते हैं, यहाँ हमने वाच का भी प्रयोग कर दिया। उसके बाद चूंकि ये नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, ये रिटेन है। उसके बाद बाई लगाकर, चूंकि यू जो है आपका नॉमिनेटिव केस में दिया गया है, अगर यू का कोई आपसे ऑब्जेक्टिव केस पूछता है तो यू ही होता है, और चूंकि बाई के बाद हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस को रखते हैं, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। लेकिन सवाल यह है कि ऑप्शन जो बी है, ये ऑप्शन बी आपका क्यों गलत है? क्योंकि ऑन नोवेल जो है आपका सब ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसको सब्जेक्ट के स्थान पर हमने रखा। तब ये सब्जेक्ट में नेचर के हिसाब से कैसा है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और आप सभी को पता है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है उसके साथ हम हमेशा वाच का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसने क्या कर दिया, यहाँ पर वर का प्रयोग कर दिया, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। लेकिन तीसरा जो है सी दिया गया है नॉन, ये नॉन भी जो है आपका गलत है। आपका 2 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए और दूसरा दिया गया है ऑप्शन बी। ये नॉन जो है तब होता है जबकि आपका ये दोनों ऑप्शन नहीं दिया गया रहता, मतलब आपका ऑप्शन ए भी नहीं दिया गया रहता
और ये आपका जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी भी नहीं दिया गया था। तो वैसी परिस्थिति में ये आपका गलत हो जाता। लेकिन नॉन यहाँ दिया गया है, ये भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन जो बी है या ऑप्शन बी भी आपका सही नहीं हो सकता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये तमाम बातें आपको समझ में आई होगी। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले वाच और वर को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद MB4 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद हम इफ या एनी का प्रयोग, फाइनली क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं कहूँ कि वर यू राइटिंग और नोवेल। ठीक है बच्चों, ये तो पता है कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका मेन वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। इसका रूल है कि सबसे पहले आप वाज और वर को लिखें प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट लिखें, उसके बाद आप बीइंग लगा दीजिए, फिर आप MB3 पर जाइए, फिर बाय सब्जेक्ट इफ या एन। ठीक है बच्चों, फाइनली क्वेश्चन पहले आप वाच वर लगाइए, उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट पर जाइए, फिर आप बीइंग लगाइए, MB3 बाय सब्जेक्ट इफ या एन। सवाल यह है कि सब्जेक्ट पर आप जाइए। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन है बच्चे, और नोबेल। अब कल्पना कीजिए कि और नोबेल ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, वाच का प्रयोग करेंगे कि वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम वाच का प्रयोग किए, फिर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेकर आते हैं, फिर ये जो बीइंग है, इस बीइंग को हम क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं। राइटिंग चूंकि MB4 है तो इसको हम क्या करते हैं, रिटेन लिख देते हैं, और बाई लगाकर यहाँ जो यूज सब्जेक्टिव केस में दिया गया है, तो इस यू को हम लोग कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में, चूँकि ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और मैं आशा करता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित यदि आपका एक्टिव वॉइस दिया गया हो और उसे यदि आप पैसिव में बदलना चाहते हैं, तो आप इस रूल के माध्यम से आप आसानी तरीके से किसी भी एक्टिव का जो सेंटेंस है, उस एक्टिव के सेंटेंस को आप पैसिव में बदल सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया क्या करना है कि वाक्य की जो ऑब्जेक्ट है, उस वाक्य के ऑब्जेक्ट पर जाना है, और उस वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको यह देखना है कि आप वहाँ वाच का प्रयोग करेंगे कि वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, और नोबेल है। तो इस और नोबेल के अनुसार आप क्या करेंगे, वाच का प्रयोग करेंगे कि वर का प्रयोग करेंगे। तो और नोबेल के अनुसार हमने वाज लगाया, फिर और नोबेल को यहाँ लिखा, नियम जैसा है उसी पर आधारित इसको हम सेट करते हैं। फिर ये बीइंग कह रहा है तो यहाँ बीइंग लगा देंगे, फिर यहाँ राइटिंग MB4 दिया गया है तो यहाँ MB3 लिखेंगे रिटन, बाई लगा कर ये जो यू जो है, चूँकि यह सब्जेक्टिव केस में दिया गया है, लेकिन यू का यदि कोई आपसे ऑब्जेक्टिव केस पूछता है तो आप यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही बताएंगे, क्योंकि एक्चुअली यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह आपका यू ही होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। और आज चूँकि टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए मुझे इस वीडियो को यहाँ पॉज करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और ये वीडियो पसंद है तो आप जो हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत तक इस वीडियो को देखते रहें, ताकि आप इस वीडियो का आनंद जो है आप उठा सकें। और आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मेरे तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। और आप तो इस वीडियो को देखिए, साथ ही साथ में आपके जो दोस्त हैं, आपके जो यार हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आप तो सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ में आपके जो दोस्त हैं जो दूर दराज रहते हैं और इस लॉकडाउन के चलते उनकी भी पढ़ाई लिखाई स्टॉप है, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो है वो भी जो है इस वीडियो का जो है लाभ उठा सके। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब जो है ऐसा करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए जो है इतना ही। आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब आप करते रहिए, और साथ ही साथ में आप बेल आइकन की जो घंटी है, उस बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले तमाम जितने भी वीडियो हैं
वे तमाम वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।